नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल की है और आज ही उसका अनावरण हुआ है। घटना लखनऊ की है। घटना बहुत सनसनीखेज है। लखनऊ पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत करके घटना का अनावरण किया है। बात 25 जुलाई 2022 की है। पुराने शहर का एक थाना है ठाकुरगंज। ठाकुरगंज में एक ओवर ब्रिज है जिसको ठाकुरगंज ओवर ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। ठाकुरगंज ओवर ब्रिज के नीचे टर्निंग पॉइंट पर रात में करीब 10 बजे अचानक कई गोलियों के चलने की आवाज आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि 8 से 10 राउंड फायर हुए हैं। लोग भाग के वहां गए। कार पर जो व्यक्ति मिला उसको लोग जानते थे। उनका नाम था महेंद्र मौर्य। उनके पिता रोशनलाल मौर्य वो ठाकुरगंज क्षेत्र के नामी व्यक्ति थे। उनका जेआरएम मैरिज लॉन है जो पिता पुत्र मिलकर चलाते थे। इसके अलावा मृतक यानी जिनको गोली लगी थी महेंद्र मौर्य, उनकी पारा में कपड़े की एक दुकान थी। वो अपनी दुकान बंद करके रात में लगभग 9:30 बजे लौट रहे होंगे अपनी कार से। इसी बीच वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर 8-10 गोलियां मारी। चूंकि प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था, जिन लोगों ने आवाज़ सुनकर वहाँ जो लोग पहुँचे वो रोशनलाल मौर्य और महेंद्र मौर्य दोनों को जानते थे। इसलिए उन्होंने फौरन रोशनलाल को फ़ोन करके घटना के बारे में बताया। महेंद्र मौर्य को वहाँ से सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोशनलाल मौर्य ने मौके पर यह बताया कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे बेटे की भी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे बेटे की अभी जनवरी में यानी 6 माह पहले ही शादी हुई है। अभी उसके कोई संतान भी नहीं है। मेरे लिहाज से मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो बेटे की जान लेने पर आमादा हो, और उसने बेटे की जान ले ली है। बहरहाल रोशनलाल मौर्य की तहरीर पर ठाकुरगंज में मुकदमा अपराध संख्या 381/2022 धारा 302 अगेंस्ट अननोन असेलेंट्स, अगेंस्ट अज्ञात अभियुक्त, उनके विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना चूंकि बहुत सनसनीखेज थी, राजधानी की थी, तो सभी सीनियर अफसर्स डीसीपी वेस्ट श्री शिवाशिंपी चेन्नप्पा, एडीसीपी वेस्ट श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा और एसीपी चौक श्री आईपी सिंह, ये सभी तमाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, मौजूद थे। सबके सामने समस्या ये थी कि जब पिता ने ये बताया कि उसकी कोई रंजिश नहीं है, तो हाउ टू प्रोसीड, कहाँ से शुरू किया जाए। लाश का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम भी उसका होकर आ गया। शरीर पर कई गोलियां लगी हुई थी। गोलियों के बारे में ये बताया गया कि शरीर में कुल 6 गोलियां लगी थी। एक उसके सीने को चीर कर गई थी, संभवतः उसी से उसकी मृत्यु भी हुई होगी। एक पेट में, एक बाह पर और एक अंडर आर्म्स, इधर इसके नीचे यहाँ पर गोली पाई गई। सवेरे जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस कहीं पर नहीं थी, शून्य पर थी। लोगों में गुस्सा था। व्यापारियों ने वहीं ठाकुरगंज में ही उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास
शव वो मोर्चरी से ले आए और वहीं पर रखकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए, किसी अनहोनी को, किसी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए। समझा बुझाकर फिर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को वहाँ से ले जाया गया। पुलिस ने 6 टीमें बनाई। अखबार, अगर आप 27 तारीख से और कल तक के अखबार देखेंगे तो अखबार इस हत्या को लेकर पुलिस पर तमाम उंगलियां उठाते रहे हैं। टीवी पर भी समाचारों में, लखनऊ के समाचारों में ये दिखाया गया कि एक व्यापारी की शाम को अपनी दुकान से लौटते समय कई गोलियां मारकर हत्या कर दी और पुलिस कहीं नहीं पहुंची। कुल 6 टीमें लगाई गई। एक टीम जो सर्विलांस की टीम थी, उसको जितने नंबर्स थे इन लोगों के उनको एनालाइज करने, वहाँ उस टावर पर जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ के डंप डाटा को लेने, और एक बड़ी टीम लगाई गई उनके जिस दुकान से वो शाम को निकले थे महेंद्र मौर्य, वहाँ से घटना स्थल की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं उनकी स्टडी करने और उसमें से पॉइंट आउट करने के लिए उन्हें लगाया गया। बाकी टीमें क्षेत्र के जो अपराधी हैं, दुराचारी हैं, जिनकी इस तरह की हिस्ट्री है, उनसे संपर्क करने के लिए लगाया गया कि शायद उनकी जानकारी में कुछ हो। एक टीम जेल भेजकर, जेल के भीतर जो हाल में कुख्यात अपराधी बंद हुए थे, क्योंकि बहुत बार शहर की किसी घटना की जानकारी जेल में बैठे लोगों को पहले हो जाती है, क्योंकि वो अपराधी रहते हैं और अपराध से उनका बड़ा नज़दीकी रिश्ता होता है। लेकिन कुछ बात बनी नहीं। सीसीटीवी फुटेज ने 3 दिन में एक चीज़ ये तय कर दी कि 2 लोग इनके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आए, उसके बाद फिर वापस लौट गए। उस स्थान पर जहाँ से ये मोटरसाइकिल से आए और जहाँ हत्या हुई, उनकी टावर आईडी, डंप डाटा उनका निकाला गया, उनकी एनालिसिस हुई और एनालिसिस के बाद 3-4 संदिग्ध नंबर भी मिल गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आज इस इन्वेस्टिगेशन का पटाक्षेप भी हुआ। कुल 6 लोगों ने मिलकर ये हत्या की थी। हत्या का कारण बहुत अजीब था। महेंद्र की पत्नी, जिनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, उसका अपने मामा संजय मौर्य से संबंध था। बड़ा अजीब लगता है सुनने में। मामा एकदम सगे नहीं, लेकिन बहुत नज़दीक के मामा भांजी के रिश्ते वाले थे। बहुत दिनों से दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ा था। दोनों परिवारों को इस इश्क के बारे में पता था, लेकिन वही बात 4 लोग क्या कहेंगे। मामा की भांजे से शादी, दोनों ही एक दूसरे से शादी करने पर अड़े हुए थे। लड़की को घर में बंद कर दिया गया, उसे बाहर नहीं निकलने दिया, किसी से मिलने नहीं दिया गया और कोशिश की गई दोनों परिवारों ने मिलकर कि लड़के लड़की की शादी जल्दी से जल्दी करा दी जाए। तभी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, तभी इस समस्या का निदान होगा। चूंकि संजय महेंद्र की पत्नी का मामा था, तो आना जाना लगा रहा, बातचीत होती रही। महेंद्र को एक दिन शक हुआ। महेंद्र ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उसे बुलाया, संजय मौर्य को, और उससे कहा कि अब तुम दोबारा मेरे घर दिखाई मत देना और हमारी पत्नी का पीछा छोड़ दो। मुझे भी रिश्तेदारों से कुछ बातें पता लगी हैं, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं। उधर संजय ने उसका प्रतिकार किया कि ये शादी जबरदस्ती की गई है। तुम अपनी पत्नी से पूछ लो कि क्या वो इस शादी से खुश है। अगर वो हाँ कह देगी, हम कभी
तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे, लेकिन अगर नहीं कर देगी तो बैठकर बात करनी होगी। ये भी बड़ी अजीब बात थी। महेंद्र ने यही कहा, बैठ के बात करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी पत्नी है, शादीशुदा है। हम पूरी किसी से चोरी से हमने शादी नहीं की है। पूरा समाज इस शादी में शामिल हुआ था। घटनाक्रम के बारे में पकड़े गए अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए। आज जो प्रेस रिलीज लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने किया है, उसके हिसाब से इन 6 में से 2 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन किस्सा, कारण, ये सब उसके पीछे का पता लग गया है। 1 हफ्ते पहले जब संजय मौर्य और महेंद्र मौर्य का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर विवाद हुआ, उसी दिन से संजय मौर्य ने कसम खा ली कि अब महेंद्र मौर्य को अपने रास्ते से हटाकर और हम इसकी पत्नी से यानी अपनी भांजी से शादी करेंगे। अब हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन ये झगड़ा हुआ उसके अगले दिन रोशनलाल मौर्य के पास संजय मौर्य अपने 3-4 दोस्तों के पास गया। सामान्य बातचीत के बाद उसने ये कहा कि देखो, ये शादी, मेरी भी शादी ज़बरदस्ती की गई और उस लड़की की भी शादी तुम्हारे लड़के से ज़बरदस्ती की गई है। अब भी समय है, मान जाइए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हारी विधवा बहू से शादी कर लूंगा। ये बात, जब ये पूरी बातें खुल गई, ये बात तो उन्होंने रोशनलाल ने बहुत, जिसको कहते हैं, लाइटली लिया कि हो सकता है ये मजाक की बात हो सकता है इस बात के पीछे कुछ और रहा हो। रोशनलाल मौर्य ने इसका जिक्र घर में बिल्कुल नहीं किया। उनको डर था कि अगर घर वालों को ये पता लगेगा कि इसके उसके संबंध हैं या उसके पीछे आज भी ये परेशान है, तो अनावश्यक कलह होगी। इसीलिए न तो FIR में किसी का नाम लिखाया गया, न ही ये बात होने के बाद किसी से भी रोशनलाल मौर्य ने जिक्र किया। लेकिन उस दिन जब ये झगड़ा हुआ इन लोगों का आपस में, उसी दिन से अपना काम संजय मौर्य ने शुरू कर दिया। संजय मौर्य के 2 दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, सतीश गौतम, जिसका अनुज गौतम भी नाम है, सन ऑफ राजाराम, अहमदाबाद कटोरी मोहनलालगंज का रहने वाला है, इसको, और मुकेश रावत, जो सैफलपुर काकोरी का रहने वाला है, सन ऑफ विश्वनाथ रावत, उनको घर पे बुलाया और उन्होंने कहा कि इसका पूरा दिन का प्लान पता करो। कितने बजे ये घर से निकलकर जाता है अपनी दुकान पर और कितने बजे दुकान से निकलकर बंद करके घर पहुंचता है। रास्ते में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हम इसका काम कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोग न देखें, भीड़ न हो और हम अपना काम करके निकल जाएं। 19 तारीख के बाद से सतीश गौतम और मुकेश रावत, ये दोनों अपनी मोटरसाइकिलों पर इसकी रैकी करने लगे। महेंद्र गौतम की जगह भी उन्होंने तय कर ली, ओवरब्रिज के नीचे मोड़ पर हर हाल में, जो टर्निंग पॉइंट है उस पर हर हाल में गाड़ी को धीमी करना ही होगा। तेज गाड़ी से वो मोड़ नहीं पार किया जा सकता। सब कुछ तय हो गया। अब कौन गोली, इन दोनों में से बात की गई कि आखिर कौन मारेगा। इन दोनों ने ही मना कर दिया। फिर संजय वर्मा, उसका बहुत अच्छा दोस्त, पारा का ही रहने वाला, सलीमपुर पतौरा का ही, ज्ञान सिंह यादव उर्फ ज्ञानी, ये उस समय बाराबंकी जेल में बंद था। इसने जेल में जाकर संपर्क किया और ये कहा कि हमारी बेल की तारीख लगी हुई है कल, अगर अच्छी पैरवी करने वाला वकील मिल जाए तो कल मेरी ज़मानत हो सकती है। संजय वर्मा ने पैसा खर्च करके बाराबंकी कोर्ट में अच्छे वकील खड़े किए और उसी दिन उसकी ज़मानत करा ली। ज़मानत करा कर वो उसे सीधे अपने घर ले आया, अपनी समस्या बताई, काम बताया कि क्या काम है, और ये भी बताया कि हमने रैकी करा ली है और इस जगह पर हम इसका काम
कर सकते हैं। ज्ञान सिंह उर्फ यादव उर्फ ज्ञानी ने संजय को ये समझाया कि तुम ये सब बातें जो फ़ोन से हमसे मिलते हो, वकील से मिलते हो, बाराबंकी गए, ज़मानत करा कर लाए, ये अपने फ़ोन से मत करो। मैं जेल से रह के आया हूँ, ज़्यादातर लोग फ़ोन के कॉल डिटेल से ही फंसे हैं और उनका बचना बहुत मुश्किल है। लिहाजा संजय वर्मा ने अपने मित्र दिनेश ठाकुर सन ऑफ बाबू सिंह, बुद्धेश्वर चौराहे के पास भपटा मऊ है, उसका आईडी प्रूफ लिया, ये बताकर कि हमें इस पर एक सिम लेना है और ये भी कह के कि अगर कभी कोई बात होगी, तुमसे पूछताछ होगी, तो बता देना कि ये मेरी आईडी खो गई थी। मेरी आईडी पर किसी दूसरे ने ये सिम ले लिया था। बहरहाल सिम लिया गया और इसी सिम से सतीश गौतम, मुकेश रावत और ज्ञानी से बात शुरू हो गई। अब उसे एक आदमी की और ज़रूरत थी, क्योंकि ज्ञानी ने कहा कि हम मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कवर अप करने के लिए कि अगर कोई रेजिस्टेंस हुआ, वो निकल कर भागा, गोली सही नहीं लग पाई, मौके पर मरा नहीं, तो एक आदमी कवर अप के लिए होना चाहिए। शनि कश्यप उर्फ कुलदीप कश्यप, जो अवध इनक्लेव दुबग्गा में रहता था, उससे संपर्क करके उसे भी इस काम में लगाया गया। सभी लोग तैयारी करके उस दिन 9:30 बजे के आसपास दुकान के पास से लगना शुरू हो गए। मुकेश रावत और सतीश ठाकुर वो दुकान के सामने थोड़ी दूर पर खड़े रहे। 9:30 पौने 10 के आसपास जैसे ही महेंद्र वर्मा ने अपनी दुकान बंद की और अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मुकेश रावत और सतीश ठाकुर ने संजय को बता दिया कि अब ये चल रहा है और थोड़ी ही देर में ये ठाकुरगंज ओवरब्रिज के पास पहुंच जाएगा, जहां पर ये काम करना तय किया गया है। संजय वर्मा अपनी गाड़ी में था, उसके साथ सतीश गौतम, ज्ञानी जिसे गोली मारनी थी और शनि जिसे कवर अप करना था, इतने लोग मौजूद थे। ये घूम घूम कर देख रहे थे वो गाड़ी कब आती है। गाड़ी जैसे ही आई, शनि, ज्ञान और शनि ये दोनों वहाँ खड़े हो गए उस टर्निंग पॉइंट पर, और जैसे ही उसकी गाड़ी टर्निंग पॉइंट पे टर्न हुई, संजय वर्मा ने अपनी गाड़ी उसके ठीक आगे लगा दी ताकि वो न भाग सके न निकल सके, और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग आते इसके पहले ही ये सब मौके से भाग गए। पुलिस ने सीडीआर के इन सब के संजय वर्मा को छोड़ के बाकी सारे सीडीआर मिल गए, मैच कर गए, टाइमिंग मैच कर गई, लोकेशन मैच कर गई, जो लोग मौके पर थे। कल गिरफ्तारी हुई सतीश गौतम और मुकेश रावत की, जो मौके पर मौजूद थे। सतीश गौतम और मुकेश रावत ने अपराध के पीछे के सारे कारण बताए और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया ये भी बताया। चूँकि इस अपराध को लेकर बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था शहर में, इसलिए अभी संजय वर्मा गिरफ्तार नहीं हुआ है। संजय वर्मा क्या, कुल 6 लोगों में जिनका मैंने नाम बताया, 2 गिरफ्तार हुए हैं, 4 की गिरफ्तारी बाकी है। संजय मौर्य की गिरफ्तारी, ज्ञानी की गिरफ्तारी और दिनेश ठाकुर जिससे फर्जी आईडी पर सिम लिया गया था उसकी गिरफ्तारी, शनि कश्यप उसकी गिरफ्तारी जिसने गोली चलाई थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके लखनऊ पुलिस ने जेल भेज दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हमारे जो डीसीपी थे शिवा सिंह चेन्नप्पा, आईपी सिंह और चिरंजीव नाथ सिन्हा मौजूद थे। सारी घटनाओं का, सारी इंसिडेंट का सिलसिलेवार विवरण इन लोगों ने
प्रेस के सामने प्रस्तुत किया और इन दोनों को आज जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, रिश्तों को तार तार होने की कहानी बहुत ढेर सारी आपने सुनी होगी। मामा भांजी में इश्क हो, ये थोड़ा रेयर है। नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में भांजी, भांजा यानी बहन का लड़का और लड़की, इनकी बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणों में इस रिश्ते को ब्राह्मणों का ब्राह्मण कहा जाता है। भांजे या भांजी उम्र में कितने भी छोटे हों, उनके पैर छुए जाते हैं। क्योंकि जिसने अपनी बहन ब्याही है, उसके भी बच्चे उसके लिए और आदरणीय हैं, उसके लिए। और ये एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो छोटी उम्र होने के बाद भी उसके पैर छूकर कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। लेकिन इस रिश्ते को भी तार तार कर दिया दोनों ने। किसी एक का इसमें इन्वॉल्वमेंट या किसी एक की गलती या किसी एक के बारे में कोई शिकवा शिकायत नहीं की जा सकती, दोनों की गलती थी। अब जब दोनों परिवारों को पता लग गया कि ये दोनों शादी करने पर आमादा हैं, दोनों परिवारों ने बैठकर बात शुरू की कि हम समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वही चार लोग समाज के इस शादी को लेकर क्या क्या टिप्पणी करेंगे, ये भी डिस्कस किया गया। जीना मुहाल हो जाएगा समाज में, ये भी बताया गया। हमें घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, ये भी बताया गया। क्योंकि मामा भांजी की शादी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। दोनों के घर वालों ने यह तय किया कि जल्दी से जल्दी दोनों की शादी करा दी जाए। शादी कराने पर नया पार्टनर जब मिलेगा, लड़के को लड़की या लड़की को लड़का, तो उसमें वो उलझेंगे और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा मान के दोनों परिवारों ने जल्दी जल्दी करनी शुरू की। लड़की की शादी महेंद्र वर्मा से हो गई। प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े लोग थे, बड़ा मैरिज लॉन चलाते थे, कपड़े की बड़ी दुकान थी, गाड़ी घोड़ा और मकान था। और उधर संजय वर्मा की भी शादी उनके घर वालों ने एक लड़की से कर दी। दोनों अपनी अपनी शादी से खुश नहीं थे। शादी के तुरंत बाद ही संजय वर्मा ये कह के कि मामा है, उससे मिलने जाने लगे। महेंद्र वर्मा के घर वालों को ये पता नहीं था कि इसी की वजह से ये शादी जल्दी जल्दी हुई है। लेकिन शादी 6 महीने पहले हुई थी। 1 महीने 1.5 महीने पहले कुछ महेंद्र को और उनके घर वालों को भान हो गया कि बार बार क्यों आता है, क्यों इसको कपड़ा और सामान दिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसी शंका के आधार पर महेंद्र ने संजय को बुलाकर समझाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की कि ये ठीक नहीं है, तुम वहाँ आना, मेरे घर आना तुरंत छोड़ दो, मेरी पत्नी का पीछा करना छोड़ दो। इसी से गुस्से में आकर संजय मौर्य ने महेंद्र के पिता से ये बात की थी। उसने अपने लिए नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि आपकी लड़की का किसी से इश्क है, कल को वो मार देगा और फिर तुम्हारी विधवा बहू से शादी कर लेगा। लेकिन उन्होंने भी, रोशनलाल रावत ने भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। दोनों का न मिलना जुलना बंद हुआ, न इश्क मोहब्बत बंद हुई। समाज के ठेकेदारों का क्या कहा जाए। मैं बार बार समाज के उन 4 लोगों का जिक्र करता हूं जिन्होंने सब ठेका ले रखा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ठीक है। आप अपने सामाजिक रीतियों का पालन करें, आप जो आपके परिवार की जो रीति रिवाज है उसका पालन करें, लेकिन उसमें इन 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें 4 लोगों का क्या काम है। और जब 4 लोग एक साथ रहते हैं,
लड़के को न समाज की परवाह है न रिश्ते की परवाह है, लड़की को न समाज की परवाह है न रिश्ते की परवाह है, और वो आमादा हैं शादी करने के लिए, तो आप कौन होते हैं? आपको क्यों दर्द हो रहा है? और दर्द हुआ, दोनों की अलग अलग शादी हुई, उसका ये अंजाम हुआ। इसलिए किस्सा गोई परिवार के लोगों से मैं ये कहूँगा, आप ऐसा कदापि न करें। अगर इस तरह की कोई बात हो तो समझाने बुझाने की कोशिश कर लें अपनी तरफ से, परिवार में बैठकर। लेकिन आपको लगता है कि समझाने बुझाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर उन्हें आप इज्जत बेइज्जती और रिश्तों का ठेका बिल्कुल न लें। उन्हें करने दें जो जैसा वो कर रहे हैं। आप ऐसी गलती कतई न करें। एक अनाम कविता है रिश्तों के संबंध में, जो नेट पर बहुत पॉपुलर है, और वुमेन लिबरेशन वाले लोग जो महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, वो इसका बहुत उपयोग करते हैं, इसको बहुत कोट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको सुन लें कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में ढाला नहीं करते। उड़ने दो उन्हें उन्मुक्त पक्षियों की तरह, बहती हुई नदी की तरह, तलाश करने दो उन्हें अपनी सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे उपमाएं। होने दो वही जो क्षण कहे, सीमा वही जो मन कहे। पुराने लोग इससे सहमत नहीं होंगे। ग्रामीण परिवेश के जो बहुत वेल निट सोसाइटी है, वो हो सकता है इससे सहमत ना हो, लेकिन इसे बहुत कोट किया जाता है कि होने दो वही जो क्षण कहे, सीमा वही जो मन कहे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस कविता से नहीं, रिश्तों पर आधारित इस कविता से नहीं, लेकिन मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।